15वीं सदी के यूरोपीय लोगों का मानना था कि उन्हें एक चमत्कारिक इलाज मिल गया है। मिर्गी, रक्तस्राव, चोट, मतली और वस्तुतः किसी भी बीमारी के लिए एक उपाय। इस भूरे पाउडर को पेय पदार्थों में मिलाया जा सकता है, मरहम बनाया जा सकता है या सीधे खाया जा सकता है। इसे ममिया के नाम से जाना जाता था और ये ममीकृत मानव मांस पीस कर बनता था। कैनिबल शब्द क्रिस्टोफर कोलंबस के समय का है। वास्तव में संभवतः कोलंबस ने इसे स्वयं ही नाम दिया होगा। ग्वाडालूपे द्वीप पर तट पर आने के बाद कोलंबस की स्पेन की रानी को दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में देसी लोगों को मिलनसार और शांतिपूर्ण बताया गया। हालांकि उन्होंने कैरिब नामक एक समूह की अफवाहों का उल्लेख किया जिन्होंने हिंसक हमले किए और फिर अपने कैदियों को पकाया और खाया। जवाब में रानी इजाबेला ने मानव मांस खाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ने और गुलाम बनाने की अनुमति दे दी। जब द्वीप उस सोने का उत्पादन करने में विफल रहा जिसकी कोलंबस को तलाश थी, तो उसने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कैरिब के रूप में लेबल करना शुरू कर दिया जिसने उसकी लूट और अपहरण का विरोध किया था। रास्ते में कहीं कैरिब शब्द कैनिबे और फिर कैनिबल बन गया। सबसे पहले कॉलोनाइजर्स द्वारा स्वदेशी लोगों को अमानवीय बनाने के लिए उपयोग किया गया था। उसके बाद से इसे मानव मांस खाने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जाने लगा। तो ये शब्द एक ऐसा वृत्तांत से आया है जो ठोस सबूतों पर आधारित नहीं था, लेकिन कैनिबलिज्म का एक वास्तविक और बहुत अधिक जटिल इतिहास है। इसने विविध रूप ले लिए हैं। कभी कभी ममिया की तरह इसमें मानव शरीर के पहचानने योग्य हिस्से शामिल नहीं होते हैं। कैनिबलिज्म प्रथाओं के कारण भी भिन्न है। विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों में जीवित रहने के लिए कैनिबलिज्म का सबूत मौजूद है। जब अकाल, घेराबंदी या दुर्भाग्यपूर्ण अभियान से गुजर रहे लोगों को या तो मृतकों के शरीर खाने पड़ते थे या खुद भूखे मरना पड़ता था। लेकिन संस्कृतियों में आम परिस्थितियों में मानव मांस खाने के किसी न किसी रूप को आम बनाना भी काफी आम बात रही है। कोलंबस जैसे झूठे वृत्तांतों के कारण यह कहना मुश्किल है कि सांस्कृतिक कैनिबलिज्म कितना आम है। लेकिन अभी भी उन्हें अपनाने वाली संस्कृतियों के भीतर स्वीकृत कैनिबलिज्म प्रथाओं के कुछ उदाहरण हैं। कोलंबस के समय में यूरोप में औषधीय कैनिबलिज्म को ही ले लीजिए। 15वीं शताब्दी से शुरू होकर ममिया की मांग बढ़ गई। सबसे पहले मिस्र से चुराई गई ममियों ने ममिया का क्रेज पैदा किया, लेकिन जल्द ही मांग इतनी बढ़ गई कि अकेले मिस्र की ममियों को ही पूरा नहीं किया जा सका और मौकों ने यूरोपीय कब्रिस्तानों से शवों को चुराकर ममिया में बदल दिया। ममिया का उपयोग सैकड़ों वर्षों तक जारी रहा। इसे 20वीं सदी में एक लोकप्रिय चिकित्सा एनसाइक्लोपीडिया मर्क इंडेक्स में सूचीबद्ध किया गया था और जमीन पर रखी ममिया पूरे यूरोप में आम मानव मांस से बने एकमात्र उपचार से बहुत दूर थीं। तरल या पाउडर के रूप में रक्त का उपयोग मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता था, जबकि मानव जिगर, पित्त की पथरी, मानव मस्तिष्क से निकाला गया तेल और पल्वराइज्ड हृदय लोकप्रिय चिकित्सा मिश्रण थे। चीन में सामाजिक रूप से स्वीकृत कैनिबलिज्म का लिखित रिकॉर्ड लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसा प्रतीत होता है कि नरभक्षण का एक विशेष रूप से सामान्य रूप पुत्रीय नरभक्षण है, जहां वयस्क बेटे और बेटियां अपने माता पिता को अपने मांस का एक टुकड़ा पेश करते हैं। यह आमतौर पर बीमार माता पिता को ठीक करने के अंतिम प्रयास के रूप में पेश किया जाता था और यह उनकी संतानों के लिए घातक नहीं था। इसमें आमतौर पर थाइस का मांस या कम अक्सर एक उंगली शामिल होती थी। नरभक्षी अंत्येष्टि संस्कार सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत नरभक्षण का दूसरा रूप है। शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण न्यू गिनी के फॉर लोगों से आया है। 20वीं सदी के मध्य तक समुदाय के सदस्य यदि संभव हो तो अपनी अंत्येष्टि प्राथमिकताओं को पहले से ही बता देते थे। कभी कभी अनुरोध करते थे कि परिवार के सदस्य मृत्यु के बाद शरीर का उपभोग करने के लिए इकट्ठा हों। दुखद बात यह है कि हालांकि इन अनुष्ठानों से मृतकों का सम्मान होता है, लेकिन इनसे कुरु नामक घातक बीमारी भी फैलती है। काल्पनिक कहानियों, जांच योग्य प्रथाओं और हमारे ज्ञान में अभी भी मौजूद बड़े गैप्स के बीच कैनिबलिज्म का कोई एक इतिहास नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि लोग मिलेनियल से एक दूसरे को खा रहे हैं, स्वेच्छा से खा रहे हैं और दूसरों पर लोगों को खाने का आरोप लगा रहे हैं। इन वीडियो के साथ सीखते रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।